एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस आर सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था है, इसके विकास का इतिहास। मानिए तो ये शॉर्ट रिवीजन है, एक तरफ से मतलब नोट से है, बाकी इसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसी से। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बहुत काफ़ी कम देर का वीडियो होगा और ये पूरा मतलब फर्स्ट लेसन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगेगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला है भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक अपना राज किया। भारत पर अंग्रेज 200 वर्ष तक राज किया। भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, सबको पता है। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उपनिवेश बनाया और फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। देखिए, अंग्रेज ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ठीक है, उसके बाद है आज़ादी के पहले भारत कृषि प्रधान देश था। आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। आज़ादी के पहले भारत जो है कृषि प्रधान देश था और आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। कहते हैं वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। वे सारी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। कहते हैं अर्थव्यवस्था समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था जो है समाज के जितने भी आर्थिक क्रियाएं सभी का योग है। अर्थ का नियोजन ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी पैसा का जमा करना है पैसा आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ठीक है, योजना आयोग को भंग कर 2004 में कौन आयोग लाया गया? नीति आयोग लाया गया। कहते हैं योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 52 थी। 52 51 यहाँ से 51 से हो जाएगा आपका 56, 5 साल का योजना होता है। वर्तमान में 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिस समय का ये 2008-10 का बात है। कहते हैं 16 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो कहिएगा 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य के मुख्यमंत्री पदेन सचिव सदस्य होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद है योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में पूछेगा कितना सदस्य होते हैं? तो 8। कहते हैं वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, देखिए भारत में जो है वो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तथा बिहार का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। कहते हैं बिहार में पटना जिले की आय सबसे अधिक तथा शिवहर जिले की आय सबसे कम है। 2004 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना थी? 28,000 रुपये मात्र। मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है। यू से होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी, ऐसे कुछ होता है, छोड़िए। मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है। कहते हैं 2014 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश राष्ट्रीय आय में सबसे पीछे था। देखिए, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश को देखा जाए तो वह राष्ट्रीय आय में क्या था? सबसे पीछे था। कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये क्वेश्चन बनेगा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो कहिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। कहते हैं अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा गरीबी एक कैंसर रोग है। क्वेश्चन आएगा कि अर्थशास्त्री कुजनेट क्या कहा था? तो उसने कहा गरीबी एक कैंसर रोग है। कहते हैं झारखंड से बिहार 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। झारखंड से बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कहते हैं झारखंड में खनिज संसाधन है तथा बिहार में उर्वरक भूमि है। बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ग्रस्त है, दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित है। कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी से कम भोजन करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे कहलाते हैं। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा मनरेगा योजना लाया गया था, जिसमें मजदूर को कम से कम साल में 100 दिन काम मिलना था। देखिए, 2005 में मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा मनरेगा का योजना लाया गया था और इसमें 100 दिन तक कम से कम काम मिलना था। किसने लाया था? तो मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कहते हैं वर्तमान में आर्थिक प्रगति का आश्रय सेवा क्षेत्र को दिया जाता है। सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है किसमें? आर्थिक प्रगति में। कहते हैं मानव विकास सूचकांक में बिहार का 15वां रैंक है। मानव विकास सूचकांक बिहार का 15वां रैंक है। बिहार का विकास दर 11.03% रहा है। देखिए, ये सब 2008-9 का ही डाटा है। ठीक है, हाँ, तो बिहार का विकास दर कितना है? 11.03%। चलिए, अब यहाँ से आते हैं अपना सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। सब्जेक्टिव में सबसे पहले है उपनिवेश किसे कहते हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि भारत जो था वो अंग्रेज का उपनिवेश रहा है, 200 वर्ष तक उपनिवेश रहा है। उसी को बस शब्द दे के लिख देना। ठीक है, ब्रिटेन शक्तिशाली था तभी तो भारत पर राज किया था। तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, तब उसके द्वारा कब्जे में लिए गए राष्ट्र को उपनिवेश कहा जाता है। भारत 200 वर्ष तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। बस इतना लिख देना कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, तब उसके द्वारा कब्जे में लिए गए राष्ट्र को उपनिवेश कहते हैं। हो गया। कहते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, समाज में कोई भी काम होता है, खेती हो, कारखाना लगा हो
या कोई भी स्कूल, बैंक, फलाना चिल्ला जो भी हो जहाँ से आय प्राप्त होता है उसमें क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उसका जीवन उससे जुड़ा है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब उन सभी खेत, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंक, स्कूल आदि से होता है जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है। हाँ। देखिए, कहते हैं आर्थिक क्रिया क्या है, तो वे सारी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जहाँ से हमें आमदनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। कहते हैं प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो तरह के कार्य को संपादित करती है। पहला, लोग की आवश्यकता अनुसार संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करती है। ये सभी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या करती है कि सब अपना अपना उत्पादन करता है, तो लोगों को वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करता है, तो ये तो उसको लाभ हो गया कि जिसको आवश्यकता अनुसार वस्तु तथा सेवा मिल जा रहा है। दूसरा, जब उसको कौन उत्पादन करेगा, लोग ही उत्पादन करेंगे, कारखाने में लगेंगे तो लोग जाएंगे, तो क्या करता है साथ में लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है। तो कहेगा कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था कितने तरह का कार्य संपन्न करती है, तो कहेगा दो तरह के, कौन कौन, तो कहेगा कि लोगों को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवा उत्पादन करती है, साथ ही रोजगार भी प्रदान करती है। काफ़ी ईजी है चैप्टर। उसके बाद है अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा क्या है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया एवं गतिविधियाँ संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि। ठीक है। इस क्रिया में मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको, अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा क्या है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इनके विभाजन से है। देखिए, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में मतलब इनके विभाजन से है। इसका अर्थ हुआ है कि जहाँ से हम कोई भी चीज़ उत्पादन होता है उसको कई भागों में बांटा गया है, तो उसी के विभाजन से है अर्थव्यवस्था का मतलब। इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया एवं गतिविधियाँ संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया, बात वही हुआ जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, बीमा या संचार। ठीक है। कहते इस क्रिया में मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि आता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कह जाते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जीवनोपयोगी सेवा, गैस, बिजली आदि आते हैं। उसके बाद है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा कहते हैं, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत बैंक आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सारा चीज़ आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। अब है अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जिसका उपयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए चलाई जाती है। ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और यह समाज कल्याण के उद्देश्य से चलाई जाती है, जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया। कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। नोट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता है। देखिए, ये मान लिया पूंजीवाद है, ये है समाजवाद, और इसके बीच का जो रास्ता है ना, इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं होता है, समाजवाद अच्छा होता है, फिर मिश्रित बहुत बढ़िया है अपने यहाँ, क्योंकि मिश्रित है। कहते हैं आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था में संचालित आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन स्तर को ऊंचा करना है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। देखिए, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था में संचालित आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन स्तर को ऊंचा करना है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। देखिए, आर्थिक विकास कब होगा, तो आर्थिक विकास होगा कब, जब कोई आदमी ज़्यादा कमाएगा तो कहाँ से कमाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था से, जहाँ से अपनी आजीविका चलाता है, तो अपने उत्पादन स्तर को ऊंचा करेगा, तभी तो उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तभी तो उसका क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो इसी को शब्द में लिखना है कि आर्थिक विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था में संचालित आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन स्तर को ऊंचा करना है, बस। उसके बाद है कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो विकसित हो, यानी कि कहीं आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में डॉट होता है, तो जहाँ पर आर्थिक वृद्धि लगा समझ लीजिए वो देश विकसित अमीर है, और जहाँ पर आर्थिक विकास लग गया, सॉरी हाँ, आर्थिक विकास शब्द लग गया, समझिए वो देश क्या है, गरीब है और विकसित है। वृद्धि मतलब अमीर, उसके बाद अगर विकास लग गया तो वो गरीब है। ठीक है। अब देखिए, समावेशी विकास किसे कहते हैं, जैसे कि ऐसे कोई मान लीजिए कि सरकार या फिर कोई ऐसा योजना लाया जिसके कारण उस समाज में जो भी वर्ग, यानी कि 10 वर्ग है, 10 वर्ग का विकास हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, समावेशी विकास। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से देश के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता है, या जिससे देश के किसी वर्ग या जाति के लोग अछूते न रहे, उसे समावेशी विकास कहते हैं। हुआ ना, कि कैसे लिखेंगे, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से देश के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। इसमें एक नारा भी दिया था, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक नियोजन, तो योजना आयोग द्वारा 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास के उद्देश्य से एक नियम बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। देखिए, आर्थिक नियोजन का एक और डिफिनेशन है कि देश के संसाधनों को विकास के कार्य में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है।
और ये 5 वर्ष के लिए एक आर्थिक विकास के उद्देश्य से एक नियम बनाया जाता है जिससे हम आर्थिक नियोजन करते हैं। ये भी सही है। तो आप लोग क्या लिखना है कि राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार देश के संसाधनों को विकास के कार्य में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है, थोड़ा पेन चेंज कर, हाँ, उसके बाद है योजना आयोग किसे कहते हैं। देखिए योजना आयोग का गठन सबको पता है 15 मार्च 1990 नहीं 1950 को हुआ था। ठीक है, हाँ, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का उद्देश्य 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन करना है। देखिए योजना आयोग का उद्देश्य क्या होता है, 5 वर्ष के लिए आर्थिक नियोजन करना। कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद किसे कहते हैं, तो इसका गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जिसके सदस्य देश के सरकार होते हैं। इसका कार्य योजना आयोग द्वारा बनाए गए, इसका कार्य क्या होता है, योजना आयोग द्वारा बनाए गए आर्थिक नियोजन का प्राप्त करना है जिससे आर्थिक विकास हो सके। कहते हैं इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, किसका, राष्ट्रीय विकास का परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जिसका सदस्य कौन है, सदस्य तो पहले सरकार होते हैं। उसके बाद इसका कार्य योजना जो है, इसका कार्य जो है वो योजना आयोग द्वारा बनाए गए आर्थिक नियोजन को प्राप्त करना है। यानी कि योजना आयोग जो आर्थिक नियोजन बनाता है उसको प्राप्त करना है और जिससे क्या हो, आर्थिक विकास हो सके, वो इसका कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। चलिए अब देखते हैं मौद्रिक विकास। तो देखिए पहले क्या था कि प्राचीन काल में लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब वस्तु से वस्तु का लेन देन को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। कालांतर यानी जब युग बदला, जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोग में फैलाव के कारण विनिमय की नई प्रणाली मुद्रा का प्रादुर्भाव बढ़ा। यानी कि वस्तु बढ़ा, सेवा बढ़ा, हर एक चीज़ का मांग बढ़ा, तो मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में काफ़ी कठिनाई हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि मौद्रिक प्रणाली मतलब बढ़ा। फलस्वरूप अब लोग मुद्रा का भी आराम, चीज़ों की आवश्यकता महसूस करने लगा है। मुद्रा से भी क्या हुआ कि मुद्रा जब आया तो थोड़ा आराम महसूस किया। कंप्यूटर के आविष्कार से मुद्रा का आदान प्रदान और भी आसान हो गया। जब पहले तो मुद्रा आया, और हद तो तब हो गया जब कंप्यूटर से ही पैसा भेजाने लगा, तो और भी आसान हो गया। इसके बाद बैंक के द्वारा एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है, जारी किया गया, जिसे एटीएम मशीन द्वारा मुद्रा विनिमय का कार्य किया जाने लगा। देखिए उसके बाद और ये तो और हद ही हो गया कि बैंक से तो ट्रांसफ़र होता ही होता था, साथ में एक प्लास्टिक कार्ड दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्राहक 24 घंटा अपना पैसा निकालने लगा। साथ ही इस कार्ड के मुख्य 3 प्रकार है। इस कार्ड के कितने प्रकार है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अतः इस प्रकार लोग विनिमय प्रणाली से मुद्रा विनिमय प्रणाली में की ओर सफर तय किया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसके बाद आ गया मुद्रा, और उसके बाद मुद्रा के बाद थोड़ा आ गया बैंक। ये बैंकिंग सुविधा, बैंक में कंप्यूटर होता है। बैंक से आ गया कौन चीज़, कार्ड। और कार्ड आ गया तो कार्ड तो पूरी आसान ही कर दिया। आराम से कार्ड रखे रहिए, पैसा का ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहाँ निकाल लीजिए तुरंत। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कि मनुष्य वस्तु विनिमय से यहाँ तक सफर तय किया। अब देखिए आर्थिक विकास के माप के लिए कुछ सूचकांक भी है। ठीक है, आर्थिक विकास के माप एवं कुछ सूचकांक। पहले है राष्ट्रीय आय। तो किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के गुणनफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए किसी देश की कुल जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के गुणनफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास को सूचित करता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है कि मतलब देश की जनसंख्या और उसके उद्देश्य के लोग कितना कमाते हैं, इनका गुणनफल को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। किसी देश की कुल जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय के गुणनफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यह भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला होता है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। उसके बाद मनरेगा, तो मानव विकास रिपोर्ट, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट आय से क्या होता है, कहते हैं विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर। देखिए विभिन्न देश यानी कि मान लीजिए कोई दूसरे देश से लोग की तुलना, शिक्षा के स्तर पर कितना शिक्षित है लोग, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, साथ ही वो कितना कमा रहा है, इन 3 के आधार पर एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक रिपोर्ट जारी करता है इस सब के तहत, जिसे हम क्या कहते हैं, मानव रिपोर्ट। यानी कि दूसरे देश की तुलना में इस देश की व्यक्ति कितना पढ़ा है, इसका स्वास्थ्य स्थिति कैसा है, और साथ में कितना कमा रहा है, ये सब चीज़ एक UNDP यानी कि क्या है इसका पूरा नाम, UNDP को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। अब देखिए उसके बाद है ATM कार्ड से आप क्या समझते हैं, तो ATM कार्ड यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाता है। देखिए यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ATM चाहिएगा ना तो प्लास्टिक टाइप का कार्ड होता है, उसको ATM कहते हैं। तो ग्राहक गुप्त, सबके पास होगा ATM, ग्राहक गुप्त अंक के पिन की मदद से खाता से 7 दिन और 24 घंटे उपयोग कर अपने खाता में राशि जमा कर सकता है, निकाल सकता है। इसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं। ATM कार्ड को हम डेबिट कार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जाके पैसे जमा भी कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। तो ATM कार्ड हो गया। अब इसका पूछ देता है कि ATM का फुल फॉर्म बताइए, तो कहिएगा ऑटोमेटिक, ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। ये अपने आप चलता है, यहाँ पे पैसा अपना रखा है, चाहिए ATM दीजिए, 4 अंक का पिन दीजिए और आपका पैसा जितना निकालना है निकाल लीजिए।
कहते हैं आधारिक संरचना। देखिए आधारिक संरचना उसे कहते हैं जो आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से सहायक हो। जैसे बिजली, अगर बिजली नहीं रहेगा तो कोई उद्योग नहीं चलेगा। परिवहन, लाने जाने की सुविधा नहीं रहेगा तो माल बनेगा दूसरी जगह जाएगा नहीं। सिंचाई, सिंचाई नहीं होगा तो क्या कहते हैं कृषि नहीं होगी। स्कूल कॉलेज नहीं रहेगा तो लोग शिक्षित नहीं होंगे। अस्पताल नहीं रहेगा तो बीमार पड़ेगा, कहाँ जाएगा लोग। तो ये सब क्या हो गया, हमारे आर्थिक संरचना हो गया। कैसे लिखेंगे कि आर्थिक विकास में सहायक उन सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि को आधारिक संरचना कहते हैं। यानी कि आर्थिक विकास में सहायक उन सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, ये सब क्या कहेंगे आर्थिक आधारिक संरचना। देखिए बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण साफ साफ दिखता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या। देखिए बिहार में गरीबी बहुत है, तो जनसंख्या काफ़ी फास्ट से बढ़ रहा है। उसके बाद आधारिक संरचना का अभाव, मतलब यहाँ बिजली की अच्छा सुविधा नहीं है, स्कूल कॉलेज ठीक नहीं है, अस्पताल नहीं है जगह जगह पे, तो ये भी समस्या है। कृषि पर निर्भरता, तो बिहार की मतलब लगभग मानिए 80% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और कृषि से अच्छी आमदनी भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये और गरीबी में दब जाता है। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, तो उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहाँ पर मतलब हर वर्ष उत्तरी बिहार के लगभग आधे जिले को क्या करता है कि बाढ़ मतलब तबाही कर देता है, अधिक मात्रा में जानमाल की क्षति करता है। साथ ही दक्षिणी बिहार सूखा से प्रभावित रहता है हर वर्ष, और इसको क्या होता है कि फसल को होने में दिक्कत होता है। तो इधर देखिए, इधर बाढ़ फसल को जान मार रहा है, इधर सूखा फसल को जान मार रहा है। दोनों तरफ से बिहार को समस्या है। औद्योगिक पिछड़ापन, तो देखिए जब बिहार झारखंड से अलग हो गया तो सारा उद्योग क्या हो गया, झारखंड चल गया, बिहार में बस खाली उर्वरक भूमि बच गया। जब उर्वरक भूमि मात्र बिहार में बच गया तो क्या हुआ, औद्योगिक पिछड़ापन हो गया। इधर उद्योग के रूप में पिछड़ गया। जो भी एक आध को फैक्ट्री था वो सब झारखंड चला गया, और जब फैक्ट्री झारखंड चला गया तो उद्योग यहाँ से कहाँ से रहेगा, तो औद्योगिक में पिछड़ा है। साथ ही गरीबी, तो बिहार में क्या है कि लोग काफ़ी लोग अशिक्षित हैं। अभी भी बिहार का अगर शिक्षा दर निकाला जाए तो बहुत ही मतलब बहुत लोग गरीब है। गरीबी के कारण बच्चे की पैदाइश ज़्यादा कर लेते हैं और बहुत कुछ है। खराब विधि व्यवस्था, देखिए खराब यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो है ये सारी चीज़ बहुत ख़राब है। उसके बाद कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ पे मतलब पुलिस भी अच्छा नहीं है ताकि मतलब कोई अच्छा काम कर सके। जैसे कि अगर उद्योग कोई चलाना है तो आपको घूस घास लेके काम निकलवा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है परिणाम बहुत बुरा होता है। यानी कि प्रशासन है लेकिन वो कुशल नहीं है। अब देखिए इसको अगर कहेगा कि दूर करने के लिए आप क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम जनसंख्या पर नियंत्रण करवाएंगे, यानी कि लोगों को शिक्षित देंगे, उसको जागरूक करेंगे कि जनसंख्या हानिकारक है। दूसरी कृषि का तीव्र विकास, यानी कृषि का आधुनिकीकरण करेंगे, जैसे कि उत्तम किस्म का बीज, मशीन आदि सब का प्रयोग करेंगे, जैविक खाद पे बढ़ावा देंगे, तो ये सबसे कृषि पर विकास होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे, सरकार से मतलब कहेंगे कि बांध बनवाइए, मतलब सरकार को फोन अथी एप्लीकेशन लिखेंगे फला चिल्ला करके, ये क्या करेंगे बाढ़ पर नियंत्रण लगवाएंगे सरकार से। दूसरा आधुनिक संरचना का विकास, जैसे कि बिजली हो गया, परिवहन हो गया, ये सब सारा चीज़ के कहेंगे कि सरकार को कि मतलब हमको इधर उपलब्ध कराइएगा। जब कहिएगा तो कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद उद्योग का विकास करवाएंगे। उसके बाद सभी मिलकर मतलब सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे इधर भी उद्योग लगाइए, अपने लोग से भी लगाएंगे तो उद्योग का विकास होगा, तो बिहार का आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा। बहुत कारण है, देखिए 9, 10, 12 कारण है, संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए बिहार का विकास जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है कौन चीज़, शांति व्यवस्था की स्थापना। देखिए बिहार में हमेशा दंगा मारपीट सब होते रहता है, इस सब जगह पे हमें शांति बरतने की ज़रूरत है। किसी भी तरह करके लोगों को शिक्षित करके उसको शांति से रखना होगा। ठीक है, उसके बाद गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को दूर करना होगा। जहाँ गरीबी है उसको कोई रोजगार धरा दिया जाए या उसको थोड़ा सहायता कर दिया जाए ताकि वो उस गरीब से निकल पाए। साथ ही स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, और प्रशासन जो है पुलिस थाना ये सारा चीज़ बढ़िया होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी कि जो भी संसाधन है हमारे पास उसको केंद्र से यानी कि जो भारत सरकार है उससे अधिक मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जैसे कि अब JPJ अब्दुल कलाम जी कहे थे कि अगर भारत का विकास करना है तो सबसे पहले बिहार का विकास करना होगा। तो क्या हो सकता है भूमिका, मतलब कि सच में भारत के विकास में बिहार का विकास भूमिका निभाता है, क्या निभाता है, तो उसको देखेंगे। देखिए बिहार भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए कि कोई राज्य है जो भौगोलिक दृष्टि से यानी कि उसका फैलाव सबसे बड़ा है, अब भाई उसका विकास नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उस देश का विकास नहीं होगा। साथ ही इसका जनसंख्या एवं घनत्व दोनों ज़्यादा है, जनसंख्या भी यहाँ ज़्यादा है और घनत्व भी ज़्यादा है, तो इसलिए कहा गया है कि बिहार का विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए कहते हैं गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन क्या है, तो किसी देश के गरीबी रेखा वह मापक होती है जिसके आधार पर किसी देश के गरीबी को निर्धारित किया जाता है। देखिए जिससे गरीबी निर्धारित की जाती है उसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। भारत में गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। देखिए जैसे कि जो लोग शहर में, अगर गांव में जो लोग 2400 कैलोरी से कम खाना खाते हैं उसको गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, और जो शहर में 2100 कैलोरी से कम खाना खाते हैं उसको गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। ठीक है, और जो गरीबी रेखा के ऊपर है उससे हम APL कहते हैं यानी अमीर, और जो गरीबी रेखा के नीचे है उसे हम BPL कहेंगे। देखिए मनरेगा या नरेगा से आप कह सकते हैं, नरेगा या मनरेगा रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन तक काम या रोजगार देने की व्यवस्था है, या न्यूनतम मजदूरी पर आधारित है। इसे कौन लाया था, तो इसे लाए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये तो प्रश्न उत्तर वाला पोर्शन हो गया। बाकी सबका हम PDF दे देंगे, आप कमेंट कीजिएगा कि हमको PDF चाहिए, हम दे देंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी लंबा चैप्टर था, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं शॉर्ट में पूरा निपटाने का। ये बहुत कम जगह आपको देखने का मिलेगा वन शॉट रिवीजन। और कहीं कोई टॉपिक अगर रह गया है कि मतलब ये टॉपिक छूट गया, ये नहीं समझ आया, तो वो तो आप कमेंट कर ही दीजिएगा, ताकि उस पर हम फिर से वीडियो बना दें या उसको सुधार कर लें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।